नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, एक्स रॉ ऑफ़िसर एनके सूद सर। सूद सर हमें कई मुद्दों पे जानकारी देने वाले हैं और सूद सर से बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। सूद सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका। सर, लास्ट मोमेंट में आम आदमी पार्टी के 8 एमएलएज़ ने साथ छोड़ा है केजरीवाल का। अब खेल बिगाड़ने की धमकी भी दे रहे हैं। तो ये तो केजरीवाल के साथ बड़ा लोचा हो गया ना? देखिए लोचा होना ही था, वैसे केजरीवाल किसी पे भरोसा भी नहीं करते। अब ज़्यादा देखिए 25 एमएलएस को इन्होंने अपनी टिकट नहीं दी इस बार, बहुत बड़ा जी, काम था। कुछ पहले कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी के अंदर आ गए और अभी 15 बचे थे, 15 में से 5-7 जो है उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया, मेंबरशिप से रिज़ाइन जी, कर दिया। इसका मतलब है कि जो नए कैंडिडेट ये उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। कुछ लोग परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, चुपचाप बैठते हैं, लेकिन केजरीवाल को इस टाइम पे झटके लग रहे हैं। केजरीवाल का एक पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। किसी को यूज करते हैं, फेंक देते हैं, किसी से काम कराते हैं, उसके बाद उसको पहचानते नहीं। देखिए जैसे स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई की देखिए जैसे ईस्ट दिल्ली का यहाँ पे जो इनका एमएलए था, उससे दिल्ली के अंदर दंगे करवाए। दंगे कराने के बाद उसको पार्टी के अंदर ध्यान नहीं दिया और उसने ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो मुस्लिम भी केजरीवाल से नाराज हैं और इनकी पार्टी के लोग इस टाइम पे केजरीवाल को छोड़ के जा रहे हैं। साथ में केजरीवाल को कोई साथ नहीं दे रहा। केजरीवाल जब जेल में से तब भी नाराज थे कि जब जेल से बाहर आए तो इनको उम्मीद थी कि लोग इनको वाहवा करेंगे, इनके सारे साथी आएंगे। कोई भी लोग इनसे मिलने नहीं आया। 500 के करीब लोग थे, जिसमें से 200 मीडिया के लोग थे। जब मीटिंग कर रहे थे तब भी कुछ नहीं था। लेकिन केजरी पैंतरेबाज आदमी है। देखिए अब बीजेपी का जो लास्ट फेज का जो इलेक्शन का कैंपेन होगा, उसमें एक स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा, एक अपील की जाएगी लोगों से कि बेईमान को वोट मत दो, शराबी को वोट मत दो, जी, देशद्रोही को जी। वोट मत दो, जो डीप स्टेट से कनेक्टेड है उसको वोट मत दो, जो शराब घोटाले करता है उसको वोट मत दो, घोटालबाज को वोट मत दो। तो इस टाइप की अपील की जाएगी और सारे के सारे बगैर नाम लिए, यानी कि केजरीवाल को पूरे तरीके से एक्सपोज किया जाएगा पब्लिक के सामने। वैसे केजरीवाल एक्सपोज है, लेकिन केजरीवाल को फिर भी उम्मीद थी कि लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल का कैंपेन चल रहा है, केजरीवाल फेल होते नजर आ रहे हैं। और देखिए मैं एक बात कहूंगा कि जब शुरू से इलेक्शन चला था, जब 2015 में इलेक्शन हुआ था दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल की इमेज बड़ी अच्छी थी। बड़े ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और उम्मीद थी कि केजरीवाल बहुत कुछ करेंगे। बड़े प्रोमिस भी किए थे, 70 प्रॉमिस किए थे पहले जब इलेक्शन लड़े थे 2015 में। 70 में से एक प्रॉमिस पूरा नहीं किया। कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई रोड नहीं बनाया, कोई पुल नहीं बनाया। शराब के बारे में कहा था, मैं शराब कोई इन्होंने कहा था 1 लाख में टॉयलेट बनाऊंगा, वो भी नहीं बनाया। और ड्रामेबाजी करते थे कि हमारा स्कूल बेस्ट है। लेकिन स्कूल अगर बेस्ट होते तो केजरीवाल ने इंडिया हमारी गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि वो स्वीडन जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। जब तुम्हारे पास बेस्ट स्कूल्स हैं तो उनको कहाँ की ट्रेनिंग दे रही है? एक्चुअली ये अपने लोगों को घुमाने ले जाना चाहते थे। अगर तुम्हारे बेस्ट स्कूल है और इस कंट्री में जाके क्या करोगे आप, जहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं आती, जहाँ आपको जो कॉन्सुलेट के लोग हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या करना है? घूमने जाना था, वही काम था। अगर आपके पास बेस्ट सर्विसेज है तो आपको किसी की क्या जरूरत है? दिल्ली के अंदर एक स्कूल बनाया इन्होंने और उस स्कूल की फोटो लगा दी दूसरे स्कूल में कि हमने वो स्कूल बनाया, और दूसरे तीसरे स्कूल पे सेकंड स्कूल की फोटो लगा दी। कोई पहली फोटो लगा के सबको प्रेजेंट करते रहे कि हमने अच्छे स्कूल बना दिए। दिल्ली के अंदर स्कूल्स के अंदर पानी था। दिल्ली में कोई ऐसा स्कूल नहीं जब पानी और टॉयलेट ना हो। फिर कहा कि हमने यहाँ पे पानी दे दिया, टॉयलेट दे दिए। इन्होंने प्लास्टिक के फर्नीचर लगा दिए। 1-1 लाख की इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी। बिल्डिंग तो थी, सिर्फ प्लास्टर करके बिल्डिंग खड़ी कर दी और पैसे क्लेम कर लिए 5-5 लाख। जिस तरीके से इन्होंने महल बना लिया अपना। केजरीवाल को भी थी कि इनको दिल्ली से कोई हटा नहीं सकता। और लेकिन जब सेकंड टाइम इलेक्शन के अंदर आए तो केजरीवाल की हालत खराब थी। लेकिन उस टाइम पे बीजेपी ने बड़ी भारी गलती की। बीजेपी कभी भी केजरीवाल को सीरियसली लिया। बीजेपी ने किरण बेदी को खड़ा कर दिया यहाँ पे। किरण बेदी ना तो बीजेपी की थी, ना उसका कोई अंदर का लिंक था उनके साथ।
उसको जब खड़ा किया तो किरण बेदी ये था कि इसकी पार्टनर थी केजरीवाल की। किरण बेदी आई, किरण बेदी ने बीजेपी के लोगों से बात करना बंद कर दिया, बल्कि मीडिया से बात कर रही थी। मैं भी गया था किरण बेदी के घर में मीटिंग करने, कुछ बात कहने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे हम पॉलिटिकल कुछ कोशिश कर रहे थे समझाने की, बताने की। लेकिन उस टाइम पे देखा बरखा दत्त जैसे जर्नलिस्ट वहां पे बैठे हैं और बीजेपी के जो वर्कर्स थे, आरएसएस के वर्कर्स थे, उनसे किरण बेदी ने बात ही नहीं की। इवन वो बैठे बैठे एमपी को डायरेक्शन दे रही थी कि आप आओ मेरी हेल्प करो, वो भी उनसे नाराज हो गए। तो वहां पे बीजेपी का जो कैंपेन था टोटली डिसऑर्गेनाइज था किरण बेदी की वजह से। और साथ में आरएसएस ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, आरएसएस के अपने एजेंडे रहते कई बार, उससे फर्क पड़ा। और जब यहाँ पे जब बूथ के ऊपर लोगों ने बैठना था तो आरएसएस के लोग बैठते हैं, तो वहां पे कोई दिखा ही नहीं, क्योंकि आरएसएस की हाईकमांड ने कोई परमिशन दी उनको। आरएसएस ने बीजेपी को कई बार धोखा दिया, चाहे दिल्ली का इलेक्शन हो, इससे पहले जब लास्ट इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र में, एमपी में, बिहार में, साथ में बिहार में, और इवन आपके राजस्थान में, वहां पे भी आरएसएस ने धोखा दिया था। अगर आप आरएसएस के चीफ की बात कर लो, बिहार के इलेक्शन में उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि जिससे वहां के शेड्यूल कास्ट नाराज हो गए। लेकिन इस टाइम पे आरएसएस के लोग बड़े एक्टिव हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर प्रॉपर तरीके से कैंपेन चल रहा है। पीएम मोदी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, और पीएम मोदी के बाद जो कैंपेन का एंड होगा, यानी कि फ्रंट पे पीएम मोदी, एंड में आएंगे इनके योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 2-3 मीटिंग तो की है दिल्ली के अंदर। लेकिन फिर इनका लास्ट फेज के अंदर मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के अंदर कड़ा जवाब दिया जाएगा केजरीवाल को। केजरीवाल परेशान है, केजरीवाल हैरान है, और केजरीवाल को पता चल गया कि मैं अब इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ इसमें जीतूंगा तो नहीं। और केजरीवाल को पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन भी हारेंगे, साथ में जेल भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल ने धंधे किए हैं, जिस तरीके से केजरीवाल ने चोरियां की हैं, जिस तरीके से केजरीवाल ने पानी के अंदर जहर मिलाने का इशू उठाया, केजरीवाल के ऊपर हमारी एजेंसीज पूरे तरीके से ध्यान रख रही हैं, और बहुत जल्दी से केजरीवाल के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और एक बार अगर बीजेपी दिल्ली में आ गई तो बीजेपी को हटाया नहीं सकेगा कोई, क्योंकि जब पार्टी पावर में आती है तो फ्री बीज वही देती है। केजरीवाल के पास ना तो पावर होगी, ना फ्री बीज होंगे, ना पैसे होंगे। केजरीवाल ने शराब घोटाले पैसे तो इकट्ठे किए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको जेल में डाल दिया। केजरीवाल के पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आज जो केजरीवाल को खालिस्तानी सपोर्ट देते थे वो भी सपोर्ट बंद हो गई। केजरीवाल को जो मुस्लिम सपोर्ट देते थे वो भी चाह रही है, ढीली पड़ गई है। केजरीवाल को जो जाट सपोर्ट देते थे उनकी पार्टी के लोग छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर गए, वहां पे भी केजरीवाल को झटका लगा। तो केजरीवाल की जहां पे झुग्गी झोपड़ी में होता था वहां पे बीजेपी का कैंपेन अच्छा चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस टाइम पे हैंड्स डाउन जीतेगी और केजरीवाल हारेंगे, यही दिल्ली वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ, प्रदीप भंडारी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उसमें पन्नू केजरीवाल को लिटरली गालियाँ बक रहे हैं, और उन्होंने एक बात और कह दी है। मतलब इसमें 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो वो कह रहे हैं कि सिखों को कह रहे हैं कि वोट मत दीजिए। दूसरा ये है कि केजरीवाल मतलब की ही शैतानी तो नहीं है ये जो वीडियो है? नहीं, क्योंकि केजरीवाल पन्नू से अब तक तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अब पन्नू कह रहे हैं कि वोट मत दीजिए, वो कह रहे हैं कि इसका अंत आ रहा है, 5 तारीख को इसका अंत हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूज़िंग सी लग रही हैं। एक कंफ्यूजन कुछ नहीं है। पन्नू वैसे भी केजरीवाल से नाराज था। केजरीवाल का ओके, कनेक्शन हुआ था पन्नू से 2012 में। ये बात जी, कुमार विश्वास ने बड़ी तरीके से क्लियर की है। कहता है इनके घर में तो खालिस्तानी आते थे। जब कुमार जी। विश्वास ने कहा आपके घर तो खालिस्तानी आते हैं, कहते आप चुप रहो, आपको नहीं समझ में आती, आपको पॉलिटिक्स नहीं पता। तो केजरीवाल को पन्नू से या सिख फॉर जस्टिस से पैसे मिले थे, फंड मिले थे। और इवन आप देखिए जब यहाँ पे कैंपेन चला था 2013-14 के अंदर करप्शन, एंटी करप्शन के खिलाफ, उस टाइम पे 200 करोड़ इकट्ठे हुए थे। 200 करोड़ इकट्ठे हुए थे, केजरीवाल ने सारे पैसे जेब में डाल के भाग गए। और इवन जो आपके अन्ना हजारे थे वो नाराज हो गए कि हमारा हिस्सा कहाँ चला गया, क्योंकि सारा हिस्सा मांगने के चक्कर में थे अपने। तो ये अन्ना हजारे के पास चले गए थे महाराष्ट्र के अंदर पूरी टीम लेकर के, क्योंकि अंदर यादव फलाना फलाना जो भी कुछ थे वहां चले गए थे। और उनको इन्होंने कुछ वीडियो सुनाए, उनके ऑडियो सुनाए, उनके जो उनकी बात चल रही थी, जिससे अन्ना हजारे चुप बैठ गए। उनको लगा कि केजरीवाल मुझे ब्लैकमेल कर देगा। तो केजरीवाल ने जितने भी इनके पुराने साथी थे सारे के सारे एक एक करके छटनी कर दिए। अब वो भी इनके साथ नहीं खड़े हो रहे। अदरवाइज इनके केस लड़ने के लिए दिल्ली के अंदर शायद प्रशांत किशोर खड़ा कर हुआ करते थे, वो भी इनसे नाराज है। यादव इनसे नाराज है, और बहुत से लोग इनसे नाराज हैं, क्योंकि या तो किसी की पिटाई कर दी
या किसी को पिटवा दिया या पब्लिकली इंसल्ट कर दिया, तो केजरीवाल इस टाइम पे अकेले पड़ चुके हैं। सिर्फ इनके पास बची आतिशी, वो भी बाहर निकल जाएगी बहुत जल्दी। तो केजरीवाल इस टाइम पे जान चुके हैं कि इलेक्शन हारेंगे, क्योंकि देखिए चाहे खालिस्तानी कुछ भी हो, पैसे पे बड़ा फर्क पड़ता है। पैसे की शॉर्टेज है। अभी रिसेंटली एक रेड पड़ी कपूरथला हाउस के अंदर दिल्ली में, जहाँ पे जी। गाड़ी खड़ी थी पंजाब गवर्नमेंट की, और उसके अंदर शराब की बोतलें मिली, उसके अंदर कैश मिला, वो भी जब्त कर लिया गया। क्योंकि इस टाइम पे हमारी एजेंसीज की पूरी आंख है केजरीवाल के ऊपर। और केजरीवाल को प्रॉब्लम यह है कि केजरीवाल को पहले सपोर्ट करते थे डीप स्टेट, क्योंकि डीप स्टेट के मेंबर थे। इनको सब जो पैसा दिया था इनकी एनजीओ को, वो आया था फोर्ड फाउंडेशन से। फोर्ड फाउंडेशन पार्ट है डीप स्टेट का, और वो पैसे से केजरीवाल ने को प्रमोट भी किया, और डीप स्टेट इंडिया के अंदर प्रमोट भी कर रही थी बहुत से लोगों को। लेकिन जब से जो बाइडेन की गवर्नमेंट निकली है, तो केजरीवाल को डीप स्टेट का सपोर्ट भी बंद हो गई। क्योंकि इस टाइम पे ट्रंप का जो मेन टारगेट है वो है यूएस के अंदर जो डीप स्टेट है, क्योंकि डीप स्टेट मोदी को टारगेट कर रही थी, डीप स्टेट टारगेट कर रही थी ट्रंप को। और डीप स्टेट लोग पूछते क्या चीज है, जैसे आपकी एक इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमी आपकी व्हाइट मनी होती है, उसके पैरेलल चलती है ब्लैक मनी, जो आपको अंदर से खोखला करती रहती है। तो डीप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट थी, यानी कि जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर डीप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट थी, जो बहुत से काम किया करती थी। जैसे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को गिराना डीप स्टेट का काम था। 2014-24 के अंदर जो इलेक्शन था उसके अंदर मोदी को टारगेट करना डीप स्टेट का काम था। जैसे मणिपुर के अंदर कुकीज को सपोर्ट करना और उसका प्रोपेगेंडा करना डीप स्टेट का काम था। देखिए जब भी पीएम मोदी आए, तो पीएम मोदी के इलेक्शन या इवन पार्लियामेंट के सेशन से पहले बहुत से वीडियो आया करते थे, नए नए इश्यूज आते थे। कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी अडानी का एक्सपोजर, कभी कुछ, ये सारा का सारा काम किया जाता था डीप स्टेट के द्वारा। लेकिन इस टाइम पीएम मोदी ने भी कहा कि इस टाइम जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन हुआ, इस टाइम पे कोई वीडियो नहीं आई, क्योंकि डीप स्टेट खुद ही खतरे के अंदर है। और डीप स्टेट का खतरा मतलब है कि डीप स्टेट के मेंबर पे खतरा है। आप देख लीजिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिनको भी डीप स्टेट सपोर्ट करती थी। डीप स्टेट क्या है, डीप स्टेट क्या चाहती है? डीप स्टेट ये चाहती है कि इंडिया कभी मजबूत ना हो, इंडिया कमजोर रहे। इवन जो खालिस्तानी है उनको डीप स्टेट सपोर्ट करती थी, चाहे निज्जर हो चाहे पन्नू हो। और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, उनके थ्रू डीप स्टेट टारगेट करती थी इंडिया को। अब पन्नू भी अब जहां ट्रूडो भी चले गए, तो ट्रूडो चले गए तो पन्नू भी चले जाएंगे, निज्जर तो चले ही गए। तो जो इंडिया के अंदर एंटी इंडिया काम हो रहे थे, सारे के सारे अब कंट्रोल में हैं। और पीएम मोदी इस टाइम पे बूस्ट करेंगे। इवन बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने कह दिया कि अब जितने भी उनकी पार्टी के लोग हैं वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन करो और डेमोक्रेसी लाने की बात करो। यानी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर वापस आएगी। जब शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर पीएम बनेगी, तो इंडिया मजबूत होगा। जो इंडिया को इस टाइम पे खतरा है बांग्लादेश की तरफ से, वो कम हो जाएगा। और पाकिस्तान की आई से जो बांग्लादेश के अंदर घुस करके इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का अपना बैड बजा हुआ है, मोहम्मद यूनिस अपने गर्दन झाँक रहे, मैं कहाँ भागूं क्या करूं। तो इंडिया के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि मजबूत गवर्नमेंट बनेगी। और दिल्ली के अंदर एक बार अगर बीजेपी आ गई, तो मोदी उस गवर्नमेंट को जाने नहीं देंगे। सीएम कौन होगा वो मोदी डिसाइड करेंगे, क्योंकि मोदी ने योगी को लेके आए थे, किसी को पता था कि योगी कौन है। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर पीएम मोदी ऐसा आदमी चाहते हैं, ऐसा चेहरा चाहते हैं जो दिल्ली को मजबूत करे, दिल्ली के अंदर काम करे। अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी आएगी, तो यहाँ पे जो खतरा मंडरा रहा है दिल्ली के अंदर, कि यहाँ पे एक आदमी बैठा है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली को अंदर से खोखला करने के चक्कर में लगा हुआ है, वो पावर से हटेगा तो दोबारा पावर में आएगा नहीं दिल्ली के अंदर। ये सारी की सारी प्लानिंग मुझे लगता है कि हो चुकी है। और अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन होंगे, जो 5 फरवरी को बीजेपी पावर में आए और बीजेपी यहाँ पे दिल्ली को मजबूत करे। दिल्ली के अंदर जो बचे हुए काम है, जैसे यहाँ पे पोल्यूशन, जिसने दिल्ली के लोगों की सेहत खराब कर रखी है, वो खत्म हो जाएगा। और साथ में जो दिल्ली का पानी गंदा है, वो ठीक हो जाएगा। और दिल्ली की जो सड़कें टूटी हैं वो ठीक हो जाएंगी। दिल्ली के अंदर कूड़ा जो फैला हुआ है वो उठ जाएगा। साथ में दिल्ली के अंदर जो डेंगू की बीमारी चल रही है बहुत सालों से, वो खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा डेंगू जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, वो निकल जाएगा। सर, आपकी बातों से ये लग रहा है कि ट्रंप के आने का असर जो है दिल्ली के चुनाव में भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप, जैसे मैंने कहा, डीप स्टेट विद स्टेट, दिल्ली के अंदर सेंटर की गवर्नमेंट है, और यहाँ पे डीप स्टेट का एक मेंबर बैठा हुआ था दिल्ली के अंदर, केजरीवाल।
तो केजरीवाल के जाने से जो हमें अंदर से खोखला किया जा रहा था, जैसे दीमक लगा हुआ था दिल्ली को, वो हट जाएगा। तो दिल्ली साफ होगी, दिल्ली के अंदर शुद्ध हवा मिलेगी, दिल्ली को शुद्ध पानी मिलेगा, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो अच्छा होगा, दिल्ली की सड़कें अच्छी होंगी, दिल्ली से डेंगू चला जाएगा, दिल्ली से बीमारियां चली जाएंगी। और यहाँ पे जिस तरीके से कोविड आया था, कोविड के टाइम में दिल्ली में बहुत से लोगों की मौत हुई, इसलिए नहीं हुई कि वहां पे फैसिलिटी नहीं थी। पीएम मोदी तो यहाँ पे वैक्सीन भी बना दी थी उस टाइम पे, जबकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया ऐसे काम करेगा। उम्मीद थी कि यहाँ पे करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल थे, वहां पे कोविड के आते सारे के सारे बेड फुल थे, किसी को एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि जो दिल्ली के हॉस्पिटल थे सारा कंट्रोल था केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का। उनके सारे बेड के अंदर मुस्लिम के नाम लिखे गए थे, उनको यहाँ पे एडमिट करा लिया गया था पेपर पे, लेकिन आदमी कोई नहीं था। और उसके बाद जब सर्च की गई तो आदमियों को भर्ती किया गया यहाँ पे, जो बीमार थे कुछ मर गए। उसके बाद यहाँ आर्मी ने अपने हॉस्पिटल के अंदर बेड्स खोले लोगों को भर्ती करने के लिए। तो देखा दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो केजरीवाल से पूछा, केजरीवाल ने कहा मुझे तो किसी ने पैसे दिए नहीं। तो फिर उस टाइम पे जो हर्षवर्धन थे हमारे मिनिस्टर फॉर हेल्थ, उन्होंने कहा तुम्हारे को देते हमने पैसे दिए, तुमने कोई एक यहाँ पे कोई प्रोग्राम ही नहीं किया इसका। यानी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर या ऑक्सीजन की जो फैक्ट्रीज है वो नहीं लगाई। बाद में ऑक्सीजन आई उड़ीसा से, उड़ीसा के अंदर जो पटनायक है उन्होंने वहां पे जो स्टील इंडस्ट्री सारी बंद करके ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर भेजी और बाकी जगह भेजी। और जब यहाँ पे ट्रक के अंदर ऑक्सीजन आई तो उन ट्रक्स के अंदर जो ऑक्सीजन थी उनको ट्रक को खड़ा कर दिया पेट्रोल स्टेशन के ऊपर और उनकी ऑक्सीजन उड़ा दी ताकि पब्लिक को ना मिले। ये हाल है केजरीवाल का, ये काम केजरीवाल ने किया है दिल्ली वालों के लिए। आप देख लीजिएगा दिल्ली के अंदर केजरीवाल के जाते ही दिल्ली के अंदर सुधार हो जाएगा, स्पेशली यमुना साफ हो जाएगी। अगर गंगा साफ हो सकती है 1600 करोड़ रुपए खर्च के, जो बहुत बड़ी नदी है, तो दिल्ली की यमुना क्यों नहीं हो सकती, जिसपे अभी तक 6500 करोड़ रुपए खर्च दिए गए हैं? पैसे जी कहाँ सर। गए? तो ये फर्क होता है जब आदमी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो और एक गंदा एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक देश के लिए काम करे और एक देश को नुकसान पहुंचाए। ये फर्क है योगी और केजरीवाल के अंदर। सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी से बाद में बीजेपी में गए, अब वो चुनाव में सुना है कि वो भी केजरीवाल को बहुत बड़ा दंड देंगे। बिल्कुल, देखिए कैलाश गहलोत जो है वो यहाँ पे वो हैं अपने जाट हैं, जाट कम्युनिटी के अंदर उनका बहुत होल्ड है। उनको शायद साउथ दिल्ली के पास से खड़ा किया गया है, यहाँ पे जाट का बहुत इन्फ्लुएंस है और उनकी बहुत फॉलोइंग है जाट्स की। पावरफुल मिनिस्टर हैं केजरीवाल की गवर्नमेंट में, लेकिन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। वो बीजेपी पहले ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। वो बीजेपी ज्वाइन करने से पहले पार्क में आए थे जहाँ पे लेडीज बाकी लोग यहाँ पे वो करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं। तो कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बात की तो जो हेड थे उनके, उन्होंने कहा जी आप करिए जो बात करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके जाने से केजरीवाल को बड़ा धक्का लगेगा। एक तरफ तो मुसलमान इनको छोड़ के चले गए, बहुत से मुसलमान नाराज है इनसे। दूसरी तरफ जाट जो है वो इस टाइम पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, गहलोत की वजह से, कैलाश गहलोत की वजह से, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केजरीवाल की गवर्नमेंट के अंदर। तो केजरीवाल को तीसरी तरफ सिखों से कुछ जो सपोर्ट थी वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ तो सिख जान चुके हैं और बहुत से सिख तो बीजेपी को सपोर्ट ही करते थे। लेकिन जो कुछ अनपढ़ लोग हैं जिनको चीजों की समझ नहीं है, जब पन्नू की स्टेटमेंट आई तो वो नेचुरली, क्योंकि कुछ लोग खालिस्तान को सिख से जोड़ना शुरू कर देते हैं, पन्नू के स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा केजरीवाल के ऊपर। और केजरीवाल के पास इस टाइम पे फंड की शॉर्टेज आ रही है, पैसे बांट नहीं पा रहे। जो शराब घोटाले में पैसे यूज किए थे वो तो सब गवर्नमेंट पकड़ के ले गई, साथ में इनके जो पैसे हैं पकड़े जा रहे हैं बार बार। तो केजरीवाल इस टाइम पे चिंता में है और साथ में डीप स्टेट उनको पैसा दे नहीं पा रहे, साथ में जो खालिस्तानियों ने इनको पैसा दिया था वो भी नहीं मिलेगा। तो केजरीवाल के पास एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम केजरीवाल के पास है इनके पास कैडर नहीं है कि किस कैडर का आदमी को यहाँ पे बूथ पे बिठाए। और जो इनकी पार्टी के लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं जस्ट बिफोर इलेक्शन, एक केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि दिल्ली दंगों के जो मास्टरमाइंड थे उनको अब चुनाव प्रचार के लिए जमानतें मिली हुई हैं। देखिए फैसला तो कोर्ट का है, लेकिन फिर भी चुनाव पे बड़ा असर पड़ता है ना। लेकिन देखिए उनको इस ताहिर हुसैन है, ताहिर हुसैन, लेकिन उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? उनको तो ओवैसी ओवैसी सपोर्ट कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी, ओवैसी के 2 कैंडिडेट खड़े हैं दिल्ली के अंदर मुस्लिम सीटों से। अगर ओवैसी के 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो उस जो मुस्लिम एरिया के अंदर जो ओवैसी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। यानी कि
एंटी आम आदमी पार्टी कैंपेन चल रहा है उनका, इससे केजरीवाल को नुकसान होगा। पिछले इलेक्शन के अंदर भी केजरीवाल को मुस्लिम ने कम वोट दी थी और सारी की सारी वोटें, ज्यादातर वोटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, और इस टाइम पे बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे मुसलमान, लेकिन कम से कम केजरीवाल की वोटें कटेंगी, या तो जाएंगी ओवैसी के पास या जाएंगी कांग्रेस के पास, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा केजरीवाल के ऊपर। अदरवाइज केजरीवाल को पूरे के पूरे वोटें मिलती थी मुस्लिम सीटों से। और देखिए, ताहिर हुसैन इसलिए केजरीवाल से नाराज है कि वहां पे दंगे हुए केजरीवाल के अंदर, और इन यहाँ पे जो डायरेक्ट बात है, दिल्ली के अंदर दंगे हुए जो 2020 के अंदर, वो इलेक्शन के बाद कराए गए, लेकिन वहां पे कुछ मुस्लिम आए जो दिल्ली के बाहर से आए थे, और इसके अंदर ये कहा जाता है केजरीवाल का हाथ था, लेकिन उसके बाद केजरीवाल ने इनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी ने इनके ऊपर नकेल कस दी। जो दंगे के अंदर लोग आए थे, तो उनको ना तो लीगल सपोर्ट मिली, ना उनको दूसरी सपोर्ट मिली। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि केजरीवाल का एक एजेंडा है, यूज एंड थ्रो, जिसको यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं, फिर उसकी तरफ देखते नहीं है। तो आज मुस्लिम भी इनसे नाराज है इस वजह से। सही कह रहे हैं सर। और ये जो बात हो रही है नंबर्स की, कौन कितने नंबर्स पे जाके ठहरेगा, तो दिल्ली के जो पार्क हैं जहां सुबह लोग घूमने जाते हैं, वो अक्सर एक बात कहते हैं सर कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख लीजिए, आपको किसी नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। तो डू यू थिंक सो? क्योंकि वो बड़ा घबराया हुआ है इस समय। देखिए, घबराए भी हुए हैं, फिर इस टाइम पे बीजेपी का जिस टाइम पे हाई लेवल का कैंपेन चल रहा है, एक बड़ा स्पेशलाइज कैंपेन चल रहा है बीजेपी का, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन चल रहा है। जैसे बीजेपी के साथ इस टाइम आरएसएस खड़ी है, मेरे घर में 2 बार लोग आ चुके हैं आरएसएस और बीजेपी से पर्चा देने के लिए कि आप उनको वोट दीजिएगा। पिछले इलेक्शन में नहीं देखा मैंने, पिछले 2 इलेक्शन में नहीं देखा जब यहाँ दिल्ली के इलेक्शन हुए। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे लोग जाग चुके हैं। वैसे जागे तो लोग हैं, लेकिन केजरीवाल को कौन सपोर्ट करेगा? केजरीवाल पहले जैसे लास्ट इलेक्शन होता तो उस टाइम पे कांग्रेस अपने कैंडिडेट ही खड़े किए थे, उस टाइम पे केजरीवाल को कांग्रेस की सपोर्ट हुई। इस टाइम पे कांग्रेस के ऊपर प्रेशर था, स्पेशली राहुल गांधी के ऊपर, कि हम अगर आप इलेक्शन नहीं लगाओगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने इस टाइम पे कैंपेन तो किया, लेकिन लाइट कैंपेन किया। लेकिन जो कांग्रेस के कुछ लीडर थे वो कैंपेन कर रहे हैं। जैसे मैं पार्क में गया था एक दिन, तो वहां पे एक लेडी आई जो यहाँ पे कैंडिडेट थी हमारे एरिया से कांग्रेस की, वो कैंपेन कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, पहले नहीं था ये। तो ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो वोटें जाएंगी वो केजरीवाल की कटेंगी, बीजेपी के तो सॉलिड वोटें हैं। तो सारा का सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है केजरीवाल के ऊपर, यानी कि केजरीवाल सब तरफ से घिरे हुए हैं। और इस टाइम पे अलका लामा की भी एक मैं वीडियो देख रहा था अभी, अलका लामा ने कहा कि जी केजरीवाल तो है कि जो बाकी लोग वोट मांग रहे हैं वो केजरीवाल के नाम पे मांग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल बुला रहे हैं कभी अखिलेश यादव को, किसी और को। तो केजरीवाल का अपना क्या है? अगर केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 10 साल काम किया है तो उनको किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, अपना कैंपेन करे कि मैंने ये काम किया। लेकिन झूठ कब तक बोलेंगे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यही चल रहा है केजरीवाल का। कभी पानी के अंदर जहर मिला दिया, कभी हवा के अंदर जहर मिला दिया, कभी फलाना कर दिया, कभी फलाना कर दिया। मैं जेल में था इसलिए नहीं काम कर सका। भाई सारी जिंदगी का तुम जेल में थे, तुम जेल में क्यों गए थे? जेल में गए थे करप्शन के चार्ज पे, तो सीट छोड़ देनी थी उस टाइम पे, पहले आतिशी को बना लेते सीएम। और इवन बहुत से लोग आम आदमी पार्टी के नाराज है कि आतिशी को क्यों बना दिया, बहुत से सीनियर लोग बैठे हुए थे। तो इस टाइम पे सब लोग वेट कर रहे हैं केजरीवाल हारे, आतिशी हारे। और वैसे भी आतिशी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत से लोग वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, उनका दिखा रहे हैं कालका जी के अंदर कितना गंद बचा हुआ है, गलियों के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है। स्वाति मालीवाल वहां पे पूरे तरीके से कैंपेन कर रही है, कूड़ा उठा करके दिखा रही है लोगों को। ये तो स्वाति मालीवाल का हाल है, जो जिस तरीके से उसने आतिशी को एक्सपोज किया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल के दिन तो बुरे हैं, बाकी खुदा जाने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आतिशी को जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने टिकट दिया है, उनकी कालका जी की सीट है उनकी, अब उनके सामने जो लोग खड़े हैं वो ऐसा नहीं लगता कि आतिशी के लिए बहुत आसान है वहां से सीट निकालनी। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई विषयों पे आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।